बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है और हमारा जो कोर्स है वो है C++। तो आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे लूप्स पे। जैसे कि हमने लूप का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और हमने लास्ट 2 लेक्चर में वाइल और डू वाइल लूप को डिस्कस किया था। तो आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फॉर लूप को और हम देखेंगे कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है और ये वाइल और डू वाइल लूप से किस तरह डिफरेंट है। तो थोड़ा सा हम जनरली इन पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये फॉर लूप दूसरे लूप से क्यों डिफरेंट है और हम इसको क्यों ज़्यादातर मोस्टली इसको ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्ट में लूप्स के स्टार्ट वाले लेक्चर में कहा था कि जब भी हम किसी भी जगह पे कहीं पे भी कोई भी लूप इस्तेमाल करेंगे या लूप का हम किसी भी कोड पे हम लूप को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका होना ज़रूरी है। यानी कि मैंने 3 चीज़ें बताई थी जिनमें हमारे पास होता था। पहली चीज़ ये थी कि हमारे पास कोई ना कोई एक काउंटर वेरिएबल होगा लूप को लिमिट तक ले जाने के लिए। उसके बाद मैंने कहा था कि हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन होगी जिसके ऊपर हम उस लूप को डिपेंड करेंगे कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा लूप चलेगा। उसके बाद हमारे तीसरे हमने यूज़ करना था इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से मुराद ये था कि हमारा जो काउंटर वेरिएबल था हमने उसको एक पॉइंट से उसके डेस्टिनेशन यानी कि लास्ट पॉइंट तक ले जाने के लिए उसकी वैल्यू में कमी बेशी करनी होती है ताकि लूप अपनी तकमील तक पहुँच सके। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें होती थी किसी भी लूप को इस्तेमाल करने के लिए। और हमने वाइल और डू वाइल लूप में क्या किया था कि सबसे पहले हम क्या करते थे, वाइल का कीवर्ड के अंदर हम सिर्फ कंडीशन अप्लाई करते थे। हमारा जो काउंटर वेरिएबल होता था हम उसको सबसे ऊपर या लूप इस्तेमाल करने से ऊपर पहले हम उसको डिक्लेयर या इनिशियलाइज़ करवाते थे। उसके बाद हमारे पास तीसरी आती थी चीज़ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और हम उसको लूप के अंदर जाके लास्ट में उसकी वैल्यू में कमी या बेशी करवाते थे। लेकिन फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप में ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉर लूप में ये होगा कि हम फॉर का कीवर्ड यूज़ करेंगे और फॉर के साथ ही हम ये तीनों चीज़ें इकट्ठी ही इस्तेमाल कर लेंगे। बस जो मेन है वो यही इसमें डिफरेंट है कि इनके सिंटैक्स डिफरेंट है और जो फॉर लूप है वो यूज़ करने में काफ़ी आसान है। इसमें कोई चीज़ बाज़ होता है कि प्रोग्राम करते हुए क्योंकि हमने हर चीज़ अलग-अलग से लिखनी होती है, कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है। और लेकिन फॉर लूप में ये है जब भी हम फॉर का कीवर्ड यूज़ करेंगे उसके साथ ही हमें वो तीनों चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी और इस तरह इसको इस्तेमाल करने में आसानी होती है। तो मैं यहाँ पे एक इसका सिंटैक्स लिखता हूँ पहले और फिर हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए हम इसके सिंटैक्स पे चलते हैं। तो सिंटैक्स इसका कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम वही चीज़ के फॉर का हम कीवर्ड यूज़ करेंगे। फॉर जिस तरह वाइल और डू वाइल में हम यूज़ करते हैं इस तरह हम फॉर का कीवर्ड यूज़ करेंगे। कीवर्ड यूज़ करने के बाद वही चीज़ हम स्मॉल ब्रैकेट्स जैसा कि मैंने कहा था जब भी हम कोई फंक्शन यूज़ करेंगे फंक्शंस की पहचान ये है कि उनके साथ स्मॉल ब्रैकेट्स होगी उनके नाम के साथ। तो वही चीज़ है, फॉर भी हमारे लिए एक फंक्शन ही है। तो फॉर का कीवर्ड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वही चीज़ सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा था कि जब भी हम लूप इस्तेमाल करेंगे सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि कोई काउंटर वेरिएबल जो कि हमारा होगा हमने उसको डिक्लेयर या इनिशियलाइज़ करवाना है या उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो हम उसको इनिशियलाइज़ करवाएंगे। तो इसमें यही चीज़ है, ब्रैकेट में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि काउंटर वेरिएबल, उसके बाद सेमीकोलन। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि सबसे पहले वही काउंटर वेरिएबल लिख के उसके बाद काउंटर वेरिएबल के बाद हम क्या करेंगे कि सेमीकोलन लगाएंगे। पहली चीज़ सेमीकोलन लगाने के बाद एक चीज़ हमारी मुकम्मल होगी। उसके बाद हम दूसरी चीज़ जैसे कि हमें वाइल लूप स्टार्ट करने के दौरान ही हम वाइल के साथ कंडीशन अप्लाई कर देते थे, तो यहाँ पे वही चीज़ होगी कि सेमीकोलन के बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई करने के बाद फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम वो हमारा जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर था उसको यूज़ करेंगे। चूँकि हम पहले लास्ट में उसको करते थे तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसको ऑपरेटर को यूज़ करेंगे और इसका एरिया यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है इसके अंदर लिखेंगे। लास्ट में सेमीकोलन जितनी स्टेटमेंट्स लिखना चाहें लिखने के बाद ये हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो यही एक सिंपल सा सिंटैक्स है फॉर लूप का। बात वही है जो हम वाइल लूप या डू वाइल लूप में करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आती थी कि ये तीनों चीज़ें वेरिएबल, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम इनको अलग-अलग यूज़ करते थे, कोई पहले कोई बाद में और कोई
बीच में, लेकिन यहाँ पे ये तीनों चीज़ें एक साथ ही इकट्ठी इस्तेमाल होंगी। तो यही चीज़ है फॉर लूप, इसीलिए हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप को, चूँकि हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ हम मिस नहीं कर सकते जब भी हम लूप को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये चीज़ें भी इसमें एक और आसानी भी होती है, ये जो हमारा काउंटर वेरिएबल है हमें इसको पहले यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डिक्लेयर करवा दें तो भी ठीक है, अगर नहीं करवाते तो यहाँ पे आप सीधा ही उसको आके डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ ही करवा दें, तो इस तरह भी ये काम चल जाता है इसके साथ। तो ये हमारा मेन सिंटैक्स था। तो चलिए हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल हमारी ये है कि हमने कोई भी काम है, यानी कि हमने वही शुरू वाली हम एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिक हमारा काम यही था कि सिंटैक्स को समझना था कि फॉर लूप दूसरों से क्यों डिफरेंट है और ये ज़्यादातर क्यों इस्तेमाल होता है। तो इसकी मेन वजह यही है कि ये लिखने में और आसान है, ताकि इसमें कोई चीज़ मिस नहीं होती, और दूसरों में हमें अलग-अलग चीज़ें लिखनी पड़ती थी तो उनमें कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती थी। तो इसीलिए हम फॉर लूप को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हम लिख लेते हैं कि मेन से मैं इसको वही बात कि मेन से स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम को, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या है कि हमें 1 से लेकर 10 तक जो है ना वो गिनती डिस्प्ले करवानी, यानी कि अकाउंटिंग 1 से लेकर 10 तक हमें डिजिट्स नंबर डिस्प्ले करवाने हैं। तो क्या करूँगा, वही चीज़ हमारे पास सबसे पहले वही 3 चीज़ें कंडीशन, काउंटर वेरिएबल और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होने चाहिए। तो वही चीज़ के मैं यहीं से स्टार्ट से फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ। क्या है कि मैं फॉर करता हूँ, उसके बाद इंट x = 1 सेमीकोलन, कंडीशन ये है कि हमारी x लेस देन है इक्वल 10 के, सेमीकोलन x में 1 का इंक्रीमेंट होता जाए और क्या करता जाए कि सी आउट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि हमने डिस्प्ले क्या करवाना है, 1 से लेकर 10 तक नंबर। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर किस तरह होंगे, एक तो उसकी चॉइस हमारे पास ये है कि चूँकि हमने हमारा जो काउंटर वेरिएबल है हमने उसको 1 से स्टार्ट किया है और हम उसको 10 तक लेके जाएंगे। क्यों ना हम जैसे इसकी वैल्यू में इजाफा होता जाएगा हम इसकी वैल्यू को ही यूज़ करते जाएं। क्या ख्याल है, ये बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल से तो बेहतर ही रहेगा। हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाते जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट x और लास्ट में लगा देता हूँ सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं चलें एक और जो कि सी आउट करवा के न्यू लाइन वो करवा देता हूँ, और उसके बाद ये इसकी जो ब्रैकेट थी वो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए यही हमारा प्रोग्राम था, वही चीज़ कि हमारा यहाँ पे काम एक ही लाइन में हो गया है, यानी कि वही काम हमने जो 3-4 लाइनें हमें दूसरे लूप इस्तेमाल करते हुए होती थी कि पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते, फिर काउंटर वेरिएबल, फिर हम कंडीशन लगा के फिर अंदर जाके हम उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे, वही सारा काम एक ही लाइन में हो गया है। तो यहाँ पे हमारी ये जो मेन की ब्रैकेट है ये भी ये मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। तो यही हमारा प्रोग्राम था, यही हमारा मेन सिंटैक्स था। यहाँ पे क्या होगा, चलो मैं इसका आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि काम किस तरह करेगा। देखिए हमारी x की वैल्यू है 1, ठीक है। 1 के बाद क्या होता है, वो कंडीशन चेक करेगा x लेस देन 10 के। जब वो लेस देन होगा 10 के तो क्या करेगा कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो नीचे आ जाएगा, इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। इंक्रीमेंट करने के बाद वो आएगा x की वैल्यू चूँकि 1 थी प्रिंट करवा देगा। प्रिंट करवाने के बाद वो क्या करेगा कि न्यू लाइन मतलब नीचे वाली लाइन में इस तरह, यानी कि हॉरिजॉन्टल ये है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करवाएगा 1 2 3 इस तरह जाके ये 10 तक प्रिंट करवाएगा। अगर मैं ये यहाँ पे न्यू लाइन नहीं लगवाता तो फिर ये इसको इस तरह डिस्प्ले करवाता 1 2 3 4 5 इस तरह जाकर ना ये 10 तक जो भी होता उसको डिस्प्ले करवाता। और जब जाके हमारी ये 11 पे चली जाएगी वही बात की कंडीशन फॉल्स होगी तो ये यहीं से टर्मिनेट कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो कि है काफ़ी अच्छे से समझने को मिला होगा। और ये हमारा जो सिंटैक्स था ये भी, अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम या कोई मसला पेश आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट की। ये बेसिकली स्विच स्टेटमेंट हमारा टॉपिक रिलेटेड है वो जो हमारी पहले कंडीशंस वाला हमने स्टार्ट किया था, इफ़ या इफ़ एल्स या इफ़ एल्स इफ़ हमारी जो नेस्टेड इफ़ थी उससे रिलेटेड है। चूँकि जो हमारे पास स्विच है इसमें हमारे पास काफ़ी केसेस आ जाते हैं और इफ़ एल्स में हमारे पास क्या होता था, सिर्फ एक ही केस होता था। वो हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि स्विच स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं और उसका सिंटैक्स क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।